कहते थे 3000 years back, 5000 years back, अब तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डेटिंग अब तो स्वीकार हो गया कि इट इज मोर देन 9000 to 10,000 years back। चाहे वैदिक संस्कृति की बात करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं, तो मॉडर्न टूल्स, साइंटिफिक टूल्स के आधार पर वो डेट्स और पीछे खिसकती जा रही हैं और ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरातन, कितनी मतलब जिसको हम कहते हैं एजेस बैक, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे उन्होंने उसको समझा कि ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता जो इतनी संपन्न रही है, विदेशी अर्थशास्त्री भी अब ये प्रयास कर रहे हैं सिद्ध करने का। आप लोगों ने भी नाम सुने हैं, पुस्तकों के बारे में भी सुना होगा कि वो बताते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में, प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में भी भारत का वर्ल्ड जीडीपी में जो योगदान था वो उल्लेखनीय था। और वो वर्ल्ड जीडीपी में योगदान करना अनलेस एंड अनटिल आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, कॉमर्स नहीं है, तब तक आप इस प्रकार का योगदान नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य कि हम साधन संपन्न भी थे, बौद्धिकता के स्तर पर भी हमारे यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं था, लेकिन हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी थीं और हमारी संस्कृति भी ऐसी आई थी जिसमें हमारी सभ्यता का भी जो मूल आधार है वो आध्यात्म है, आध्यात्मिक है। और उस आध्यात्मिक मूल आधार के कारण हमें भौतिकता के बजाय हमें आंतरिक सुख, शांति, और जिसको हम हमेशा कहते हैं ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, सर्वे संतु निरामय की बात हम करते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति थी, कभी अग्रेशन नहीं किया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और सब लोग आपस में भाईचारा के साथ, शांति के साथ सहअस्तित्व में विश्वास करते थे, जिसको आज हम G20 के वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन बनाया, वो अचानक नहीं उभर कर आया है। दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशनल ethos, and this civilizational ethos was then again reconceptualized, और आज पूरा विश्व भी इसको मानता है। गांधी जी ने समझा उसको और उनको समझ में आया कि ये जो मानस है ये हिंसा के मार्ग पर नहीं जा सकता, मानसिक प्रवृत्ति के कारण, परंपरागत उनका जो परवरिश हुआ है उसके कारण, और ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। उन्होंने समझा कि इतनी बड़ी जनसंख्या को मिलिटराइज करना, आर्म्स एंड वेपन्स प्रदान करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ब्रिटिशर्स के पास इतने प्रकार के मिलिट्री वेपन्स हैं कि उनका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इनके मानस के अनुकूल, हमारी परंपरा के अनुकूल और सारी सभ्यताओं का अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठतम ही नहीं, वो कभी यह नहीं कहते थे कि अन्य संस्कृतियां बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने ये साहस जुटाया। आप कल्पना कीजिए, आज यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर गांधी जी का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें उनका एक कोटेशन है कि स्वतंत्रता का मतलब आपको विरोध करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए स्वतंत्रता के पश्चात। आज लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं कि विभिन्न शासनों में कितने लोगों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन गांधी जी का आप सोचिए, उस ब्रिटिश जमाने में ये साहस कि आपकी सभ्यता सैटेनिक सिविलाइजेशन है, शैतानी सभ्यता है, और हमें वैसी सैटेनिक सिविलाइजेशन भारत में नहीं चाहिए। हमें हमारी भारत में वो जो आध्यात्म प्रेरित सिविलाइजेशन है उसका ही और ज्यादा उसका फ्लो बढ़ाना है। और इसलिए मैं जो ये मानती हूं कि गांधी जी ने भारतीयता का, सनातन धर्म का, सनातनता का जो तत्व है भारत में, उसको समझा और उसको लोगों तक बहुत आसानी से उसका प्रचार प्रसार भी किया। क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि वो जमाना ऐसा था
जब ब्रिटिशर्स आपके ऊपर शासन कर रहे थे, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आप कितने हेय हो, कितने इंफीरियर हो, कितने निम्न हो, और आपका धर्म भी कैसा है कि आपका उद्धार नहीं हो सकता उससे। आप क्रिश्चियनिटी अपनाओगे, अंग्रेजी सीखोगे, उनकी वेशभूषा की नकल, वेशभूषा भी वैसी पहनोगे, तभी तुम सभ्य लगोगे, तभी तुम शिक्षित लगोगे, और तुम अपने संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने जीवन प्रणाली के आधार पर और अपने पूजा और आराधना की पद्धति के आधार पर आप बहुत हीन हो हमारी तुलना में। ऐसे में गांधी जैसे व्यक्ति, एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट, we all give credit to all those who were there before Gandhi as well, whether it was Dayanand Saraswati, whether it was Swami Vivekananda, whether it was Aurobindo Ghosh or Tagore, all of them in their own way contributed to establish that Indian civilization ka jo ethos hai, that is something which is not inferior to anyone, it is as good as and even better in many respects to the Western civilization, no matter what it is. अब ऐसे में गांधी जी ने, आप देखिए, जिन शब्दों का चयन किया, जिन साध्यों की चर्चा की। नमस्कार चंद्रकला मैम, आइए, हमारी बड़ी बहन है, आ गई हैं। और जिन साधनों की चर्चा की, जिन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, वो कहते हैं स्वराज्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है? सत्य और अहिंसा की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का तरीका। अब आप बताइए, ये भारत की अपनी परंपरा नहीं, ये भारत का अपना तकनीक नहीं, ये भारत की अपनी शब्दावली नहीं, तो क्या ब्रिटिशर से आयातित है? ये गांधी जी की विलक्षणता थी कि उस जमाने में वो उनसे आंख से आंख मिलाकर ये कहने के लिए सक्षम थे कि तुम्हारी सभ्यता शैतानी सभ्यता है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है, वो कंज्यूमरिस्टिक है, और वो ओनली दिस वर्ल्डली है, और वो जो ओरिजिनल सिन के नाम पर आप मनुष्य को बहुत हीन मानते हो। हम तो मानते हम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म का अंश मुझ में है, इसलिए मैं उतना ही पवित्र हूँ, और मैं वैसा ही पवित्र, आचरण में भी पवित्रता ऐसा परिलक्षित हो कि मैं ब्रह्म के उस स्वरूप को और ज्यादा अपने अंदर परिष्कृत करता चलूं। तो ये जो गांधी जी ने किया, नॉट ओनली फॉर, इफ ही टॉक्स अबाउट द आइडियल स्टेट, ही टॉक्स अबाउट राम राज्य। इफ ही टॉक्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ, हाउ डू यू गेट इट, व्हाट इज द पैरेलल ऑफ इट, जो तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, Gandhi followed that path. He said, yes, that is our right, and equality of all human beings. We are not inferior. We are not original sinners. We are as divine as the Almighty. We have to get over the flesh. We have to rise in spirit and prove that we are actually those elements, we have those elements of divinity in us, which can give us that parallel situation with the divine. ये जो गांधी का फोकस था, एंड नॉट ओनली दैट, हमने जिस प्रकार, आप देखते हैं कि कहा जाता है, ये महिलाओं के बारे में जो सम्मान, चंद्रकला जी को देखकर मुझे हमेशा ध्यान आ जाता है, फेमिनिज्म पर इनका इतना गहरा काम है और इतना अध्ययन इन्होंने किया है, अनुशीलन किया है। व्हाई इज इट कि भारत में फेमिनिज्म का वैसा उग्र रूप कभी जड़ नहीं पकड़ पाया? क्योंकि हमारी जो बौद्धिक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमने अर्धनारीश्वर की संकल्पना की, और उस अर्धनारीश्वर में पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक है। एंड गांधी अंडरस्टूड दिस, एंड वो समझ रहे थे कि जब सभ्यता विकसित होता है, संस्कृति के उस प्रवाह में कई बार कुछ विकृतियां जुड़ जाती, कुछ आक्रांताओं के प्रभावों से, कुछ स्वतः भी, क्योंकि दिस इज साइक्लिकल, वी बिलीव इन द साइक्लिकल फ्लो ऑफ एवोल्यूशन। तब उन्होंने ये देखा कि महिलाओं का जो सम्मान हमारी संस्कृति में रहा है, चाहे वैदिक टाइम से गार्गी और लोपामुद्रा इत्यादि की हम बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की बाद में स्वतंत्रता के संदर्भ में भी बात करते हैं, तो आवश्यक है कि हम महिलाओं को वो सम्मान दें। कल्पना कीजिए,
एक व्यक्ति जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम का एक मार्गदर्शक, एक शीर्ष नेता बने हुए हैं, वो कहते हैं काश मैं फेमिनाइन क्वालिटीज को इतना एपिटोमाइज कर सकता, काश मैं पूरी तरह फेमिनाइन हो जाता कि फेमिनाइन की क्वालिटीज, फीमेल की क्वालिटीज वो है कि वो प्रसव पीड़ा सहन करके उस बच्चे से घृणा नहीं करती कि इसने मुझे इतना कष्ट दिया, उसको और जन्म देते ही उसका ममत्व इतना ज्यादा भर जाता है कि उस बच्चे को गले लगा देती। उसकी सहन शक्ति, उसकी करुणा, उसका प्रेम, ये सब इतना है जितना वर्तमान में पुरुषों ने उस क्वालिटीज को तो दबा दिया और उनको प्रोटेक्शन के नाम पर उनके कई बार अत्याचार भी अधिक किया। तो आवश्यकता ये है कि फीमेल्स को भी आज जो नारी बंधन अधिनियम पारित हुआ है या आज की तारीख में जो आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, समय सीमित है। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गांधीयन स्टूडेंट्स? आप गांधी का जब अध्ययन करते हो तो आपको लगता है कि where do I begin and where do I end? That is the problem with students of Gandhian philosophy. And I can understand that. I will limit myself and try to wind up in a couple of minutes. ये जब गांधी जी के साथ ये जब वो फेमिनाइन क्वालिटीज नारी बंधन बिल की बात करते हैं, कल्पना कीजिए औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया और तब ऐसे में वो कहते हैं कि नहीं, ये औद्योगिकरण नहीं, चरखा को अपनाओ,